मॉर्निंग आप सभी को, और सभी को बिलेटेड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। देंगे देंगे पार्टी, अभी देंगे थोड़े दिनों। ठीक है, सब रजिस्ट्रेशन सब करवा लेना। 23 नवंबर लास्ट डेट है। हाँ नहीं, अभी अभी करवा रहे तो ऐसे क्या बिल्कुल ही थोड़ी ना ऐसा कि छूटा हुआ है। और फिर आपने 5 चैप्टर पढ़े हो, 40 नंबर का है। तो आपको ठीक है ना, वो जो लोग करवा देंगे वो अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा रिकॉर्डेड भी अब देखने की कोशिश करो ना। आप क्या करें, देखिए सर ही नहीं आ रहे, अब हम इसमें क्या करें, हम तो सर को बुला ही रहे हैं। एक बार नहीं पढ़ लेना तो रिकॉर्डेड काम नहीं आज ना आप शिवम सर से बात कर लेना इस बारे में, ठीक है। अभी शिवम सर आ जाएंगे, मैं आपकी बात करवा दूंगी, ठीक है। अभी जब क्लासेस के बीच, या तो मैं शिवम सर को इधर बुला दूंगी, ठीक है। क्या ठीक है, मैं सर को क्लास में बोलूंगी सीए वाले बच्चे याद कर रहे हैं, फिर आप बात कर लेना सर। अरे यार बंद कैसे हो गई। चलो अभी इसमें ये खुली भी नहीं है तो मैं इसको कल करवा दूंगी, अभी अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर 23 के बाद कराओगे 26 तक आपकी पेनल्टी लगेगी, मतलब कौन सा कोचिंग, हम पूछ लेना मैम से, बात कर लेना, मुझे पता नहीं है इस बात इसका। चलो अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक बार इधर देखिए। देखिए ये आपका आया था सितंबर 24 में, इसके मुझे आपके क्वेश्चन बताने कि हमें कौन कौन से केनेसियन मॉडल से आए। जैसे ये भी तो क्वेश्चन था, हमने कल ही तो पढ़ा है। रियल मनी रेफर्स टू, याद है आपको, कल ही पढ़ा था। क्या आएगा, मनी डिमांडेड, बताइए डी आएगा। देखिए इसमें क्या किया है, ऑप्शंस को शफल किया, आपको याद होगा कल वाले में इसका आंसर ऑप्शन ए था। कोई बात नहीं, मैथ भी हो जाएगा, अभी आप शांति रखो, अभी आपको फोकस इस पे होना चाहिए। अगर माइंड में स्ट्रेस लोगे ना तो ये भी अभी सारा वो हो जाएगा। अभी मैं अभी हाँ, तो मैं अभी सर से बात कर लूंगी। अभी इधर देखिए, तो पहले वाला देखो कितना इजी यहीं से आया है। अब एक जना उठो, इधर आउट योगेश, मेरी क्लास में पहले ही मना कर चुकी हूँ, आप दोनों साथ में नहीं बैठना है। अब मैं रोज नहीं बोलूंगी यहाँ बैठो, हाँ यहाँ पे किधर भी बैठो, लेकिन वहां से उठो। देखिए ये भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए फटाफट, इतना टाइम नहीं कि हम क्लास में बातें भी करें। अरे एक्सेस पूछा है, एक मिनट रुको, ये भी करा था हमने, याद है क्लास में। ठीक है, एक्सेस रिजर्व हमने कहाँ पढ़ा था, इसी ये मनी डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था। जितना रिजर्व बैंक को रखने को बोला जाता है, समझ लीजिए 5% एसएलआर था, 5% सीआरआर था, 10% टोटल रखना है, लेकिन वो 12% रखना है। तो 12 कितना है टोटल रिजर्व, और उसमें से 10% लेस कर देंगे रिक्वायर्ड, तो जो बचा वो क्या होता है, एक्सेस रिजर्व। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी हमने पढ़ लिया है। व्हाट डज आरबीआई
publish every 6 months providing explanation of the source of inflation and forecast of the upcoming period of 6 to 18 month. नहीं, बी नहीं होगा, सी होगा. मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट करता है, टारगेट करता है वो. तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी क्या होती है, 6 महीने में ही इश्यू होती है. ठीक है, उस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में बताता क्या है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हमारा बहुत ज्यादा लो क्यों हो गया, बहुत ज्यादा हाई क्या हो गया. लेकिन रिपोर्ट कौन सी इशू होती है, ये वाली. ये भी हमने कर लिया था. रिवर्स रेपो रेट इज लिंक टू द रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे. रिवर्स रेपो रेट बराबर क्या होता है, रेपो रेट माइनस 1. करा था ना क्लास में. आपको याद कैसे रखना है, प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन हो तो. हमेशा आरबीआई खुद को बेनिफिट की पोजीशन में रखेगा. ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में लोन इंटरेस्ट कौन दे रहा है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा है, और रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक से ले रहा है. तो रेपो रेट में जितना ज्यादा लेता है उसमें से -1 करके उसको देता है वापस. तो रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट -1. ट्रिप्स वाला भी छोड़िए, ये एक्सचेंज वाला अब आएगा. और इसमें क्वेश्चन था एफडीआई एफपीआई हो गया, ये वाला भी हो चुका है. एक क्वेश्चन था इसमें केनेसन मॉडल से, वो भी देखिए आप कर लेंगे, इजी सा था. ये वाला 65 करके बताओ फटाफट, 1 मिनट के अंदर. सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय C इज इक्वल टू 30 प्लस 0.55 एंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 12 प्लस 0.155. व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. याद है कैसे निकालते हैं, करो सागर करके बताओ. कॉपी देना इनकी फटाफट. कोई सी भी दे दो, उसके लास्ट में कर लेंगे. कोई सी भी कॉपी निकाल के दे दो. अरे योगेश, आप जब यहाँ आए थे आपको कॉपी पेन लेके आना था. करके बताओ फटाफट. फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल टू C प्लस आई. ये मत देखना, ये गलत करा हुआ है, जिस भी बच्चे का ये पेपर है. हाँ ये गलत, लेकिन आप सही करके आओगे, ये गलत है. बाकी बच्चे बताइए करके क्या आएगा. ये फॉर्मूला लगाओ योगेश, y इज इक्वल टू C प्लस आई, फिर सोल्व करो. कितना है वैल्यू. अरे इतना इजी क्वेश्चन है ये. C की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, दोनों को प्लस करना है. कैसे किया तनु, बस. और y इज इक्वल टू क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 30 प्लस 0.5y प्लस 12 प्लस 0.155. बस इस इक्वेशन. हाँ, टोटल y में से लेस करोगे तो 0.65 आ जाएगा. तो 42 में 0.65 का डिवाइड करना है. तो तभी तो आया y माइनस 0.15y प्लस 0.55. तो पॉइंट, अच्छा सॉरी 15 या 65 आया तो 0.35 आएगा यहाँ पे. हाँ 42 डिवाइड बाय 0.35 आपका आंसर आ गया. क्या किया,
तो आप लोग ये गलती मैंने भी रात को की थी जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही थी। मैंने देखो क्या किया था, 0.15y और 0.55 को 0.20y कर दिया था, लेकिन ये गलत है। 5 का मतलब 50 है ना, यहाँ पे 50 प्लस 0.55 कितना होता है, 0.65 होता है। ठीक है, 0.65 को y में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.35 आएगा। आ गया समझ में? अब मैं करके बताऊंगी, पहले बताइए। हो गया दयानंद? चलो देखिए क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला सी प्लस आई। अगर सी और एस दे रखा हो तो सी प्लस एस कर देंगे, सी और आई दे रहा तो ये कर देंगे, वाई को वाई रहने देंगे। सी प्लस आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है वहां पे, देखो सी प्लस आई मतलब 30 प्लस 0.55, 30 प्लस 0.55, और आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 प्लस 0.155, 12 प्लस 0.15। अब सोल्व क्या करना, अब जो बोला था ना भाई भाई हो जाते हैं, ये वाई है, ये भी वाई है, और ये भी वाई है। ठीक है, ये 0.5 मतलब 50 हुआ, वाई ये इधर आएगा माइनस 0.55, और ये वाला भी इधर आएगा तो माइनस 0.15y। इधर इधर क्या था, 30 और 12, 30 प्लस 12। अब सोल्व कर लो, ये तो हो गया 42। y माइनस इन दोनों का टोटल क्या हुआ, 0.65y। तो यहाँ पे क्या बचा, 0.35y इज इक्वल्स टू 42। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 42 डिवाइड बाय, इस संडे को भी क्लास होगी जहां तक है, मतलब मेरी तो होगी। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, इजी क्वेश्चन था। आपको आपको इक्वेशन याद रखनी है, आपको कुछ नहीं करना। तो अगर आपने ये, आपको तो ये बेसिक चीज याद रखनी है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होती है, या तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा, या y इज इक्वल टू सी प्लस एस होगा, बस सबकी वैल्यूज रखनी, फिर सोल्व हो जाएगा। ये डिस्पोजेबल इनकम पता ही है आपको, ये सब हम कर चुके हैं। द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी इन रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन है। अच्छा ये वाला करके बताओ 69 फटाफट, ये हमने किया थोड़ी ना पहले, कभी करा हुआ ये वाला, करके बताओ। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन अभी पढ़ाई करेंगे। रियल, मैंने ये कितनी बार बताया, रियल और नॉमिनल में डिफरेंस किसका होता है, इन्फ्लेशन का होता है। तो इसको निकाल के बताओ। If the GDP deflator of country in the year 2020 is 140.75 or 2021 is 157.33, then what is the inflation rate in the year 2021? मतलब 2020 में कोई चीज 2020 में कोई चीज 140 रुपए में मिलती थी, अब वो मिल रही है 157 रुपए में। आंसर क्या आएगा इसका, कैसे किया दयानंद? सबके पास कैलकुलेटर है, सागर कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर निकालो। योगेश रुको रुको रुको, 111 ही आएगा, उसको 100 में से माइनस करो। देखो सबके पास कैलकुलेटर है, कहाँ है कैलकुलेटर, कब लाओगे, कल ही टूटा है। देखिए कैसे इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। 2020 में जो चीज 140 रुपए पॉइंट 75 पैसे में मिल रही थी, आज वो 157.33 में मिल रही है। मतलब जो चीज 140 में मिल रही थी अब 157 रुपए में मिल रही है। तो इस ईयर में मेरा इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, तो कैसे निकालते हैं, जो करंट ईयर का होता है नॉमिनल उसको ऊपर लिखते हैं, 157.33 डिवाइड बाई 140.75, कितना आया इसको डिवाइड करने पे, और मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं 100, क्योंकि रेट किस में निकलती है, परसेंटेज में। आंसर क्या आया, 111
78। अब क्या बोला गया है, बेस ईयर का हम नंबर क्या मानते हैं 100। जो चीज पहले 100 रुपए में मिल रही थी वो इस साल 111 रुपए में मिल रही है, इसका मतलब इन्फ्लेशन कितने % से बढ़ा है। ठीक है, इजी है, हो जाएंगे। चलो अब अपन करते हैं अपना जीडीपी एमपी दे रखा है 6700 और डेप्रिसिएशन दे रखा है 530 करोड़। एनडीपी निकालना तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटाते तो क्या आ जाता है, नेट आ जाता है। हाँ ये सब अपन ने कर लिया। अब जैसे ये वाला देखिए, इन द 3 सेक्टर मॉडल ऑफ क्लोज इकोनॉमी नेग्लेक्टिंग फॉरेन ट्रेड। वो हाँ, अगर क्लोज इकोनॉमी, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, C+I+G, एक्सपोर्ट को हटा देना है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने अभी एग्जाम में दिया था। अकॉर्डिंग टू केनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। What are the phase include in the circular flow of income? Circular flow of income में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर डिस्पोजिशन होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी। ये तो आप कर ही लोगे, ये सारे अपने, ये तो उसके हैं, जीडीपी का जो फर्स्ट यूनिट पड़ी थी ना उसके है। जैसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिमिटेशन इन द कंपटीशन ऑफ द नेशनल इनकम, सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, इश्यू ऑफ नोट पूछा गया है। ठीक है, इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट तो होती है, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग। इसका आंसर क्या होगा, सर्विसेज ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स। जिस साल जितनी सर्विस दे रहा उस साल उतनी इंक्लूड कर दो। ट्रांसफर पेमेंट को तो हम इंक्लूड नहीं करते। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेट, बिल्कुल डिफिकल्टी होती है तो ये क्या हो गई, अपनी लिमिटेशन हो गई। क्वालिटी इंप्रूव ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम उस साल की वैल्यू में नहीं ले पाते, तो नॉट कौन सी होगी, सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। Which method measure the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of country over accounting year by consolidating production? ये तो करा हुआ है ना, each industry की बात हो रही है। कहाँ पे लेते हैं हम, फाइनल वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू लेस करते हैं। कौन सा मेथड होता है, वैल्यू एडिशन मेथड। ये अपन कर चुके हैं ना शायद, पहले करवाया क्या मैंने कभी पेपर। चलो अपन चैप्टर पढ़ते हैं। ये मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां पे देख लेना आपके ऐप में। देखिए पब्लिक फाइनेंस वाले में 4 मिनट है, चारों बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब जो बचा है बिल्कुल ही थ्योरी बचा है, प्रैक्टिकल चीजें बहुत ही कम बची है, तो हम इसको सबको मतलब मोस्टली पूरा चैप्टर हम मॉड्यूल में से ही पढ़ेंगे। आ जाइए, पब्लिक फाइनेंस का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे, पब्लिक फाइनेंस का मतलब हुआ गवर्नमेंट पब्लिक को कैसे फाइनेंस करती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी कंट्री में जनरल पब्लिक को पैसा कैसे देती है। तो क्या आपको मुझे आके डायरेक्ट पैसा देती है, नहीं। कैसे देती है गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट वे में हमको पैसा देती है। इनडायरेक्ट वे में जैसे, या तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब, पहली बात तो पब्लिक फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट पैसा लेके कहां से आती है, टैक्स से। ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से या दूसरे फीस जो पेमेंट करते हैं उन्हीं पैसों को गवर्नमेंट हमारे ऊपर वापस खर्च करती है। जैसे स्कूल बनवाएगी, ठीक है, स्कूल बनवाएगी, वेलफेयर करवाएगी, कोई कंस्ट्रक्शन करवाएगी। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है, और लोगों को रोजगार मिलता है तो पैसा वापस पब्लिक के पास चल जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले कि गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है, बाद में उसका एक्सपेंडिचर कैसे होता है। तो बजट वाला पार्ट होता है पूरा किसके अंदर आता है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर। टैक्सेशन पॉलिसीज जो आती है वो सारी कहाँ पर आती है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर। चैप्टर ओवरव्यू दे रखा है कि पब्लिक फाइनेंस में हम पढ़ने वाले फिस्कल फंक्शन, और चैप्टर का नाम क्या है, ओवर फिस्कल फंक्शन। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं, फिस्कल।
देखिए मैंने आपको दो टाइप की पॉलिसीज बताई थी, कौन कौन सी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, याद है सबको? तब भी ये बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने वो मनी मार्केट वाला, मनी मार्केट किससे कंट्रोल होता है, पूरा आरबीआई के थ्रू कंट्रोल होता है। वहां पे हमने सारी मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ी थी, जहां पे हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी, मतलब यहाँ पे जो ज्यादातर पार्ट रहेगा किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। मनी मार्केट में आरबीआई का रहेगा, फिस्कल मार्केट, फिस्कल पॉलिसी, सॉरी फिस्कल मार्केट नहीं, फिस्कल पॉलिसी में किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। इसलिए जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी पैसों से रिलेटेड उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, और जो भी पॉलिसी आरबीआई बनाएगा पैसों से रिलेटेड या मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इंट्रोडक्शन, द गवर्नमेंट ऑफ ऑल नेशन हैव, अब इसमें आपको मैं जो बोलूं बस वही अंडरलाइन करना, उसके अलावा आप अंडरलाइन मत करना, ठीक है? बाकी जो कॉमन बात है वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। द गवर्नमेंट ऑफ ऑल नेशन हैव इंपॉर्टेंट, मैं तो करूंगी लेकिन आप वो वर्ड मत करना जो मैं कर रही हूँ, मैं बता दूंगी। द गवर्नमेंट ऑफ ऑल नेशन हैव इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन इवन वेयर मार्केट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रिसोर्स अलोकेशन मैकेनिज्म। जब हमने स्टार्ट किया था हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों है, क्यों पढ़ते हैं, गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसको इसलिए पड़ रही है क्योंकि हर कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, बट जिन लोगों की हमें डिमांड को पूरा करनी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है मैं लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए उसका अलोकेशन किस तरीके से करूं कि सोसाइटी में या कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। तो पहले जो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कहाँ पे आती है, रिसोर्स अलोकेशंस में आती है, ठीक है? और दो बातें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और जान ली जो बिल्कुल बेसिक है। एक तो होती है कि कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स होती है जो किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है, तो कौन कौन सी होती है, तीन होती है मेजर प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में, तीन होती है, आपको बता भी, व्हाट टू प्रोड्यूस, पता है सबको, डब्ल्यूएच वाली, सागर पता है, क्या बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है? अभी लिखवा नहीं रही हूँ, अभी आप याद रखना। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि क्या बनाना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, अगर हमारी कंट्री में उतने ही रिसोर्सेज होते जिसकी जरूरत है, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ उसमें मत देखो, रख दो उसको, ऐसे बैठो सीधे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, मुझे क्या बनाना चाहिए, मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरे पास सारे रिसोर्सेज है कंट्री के अवेलेबल, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं अपने आप में। तो आप समझ लीजिए मेरे पास क्या है, 4 नोटबुक है, और आप क्लास में बच्चे कितने हो अभी, 6 हो, 6 स्टूडेंट। नोटबुक क्या हो गई, मेरी रिसोर्सेज हो गए, आप क्या हो, पब्लिक हो। अब देखिए 6 स्टूडेंट है, 4 नोटबुक है, अब मैं सबको तो एक एक नहीं दे सकती, अब मुझे आप में से कोई 4 लोग चूज करने पड़ेंगे जिनको मैं नोटबुक दूं। तो मेरा क्राइटेरिया क्या होगा, मैं ये देखूंगी आप में से किस किस के पास पहले तो नोटबुक नहीं है, पता चला 6 के पास नहीं है, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया हट गया। बाद में मैं ये देखूंगी कि आप में से कौन कौन नोटबुक खरीदना अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है मैं उसको नहीं दूंगी, उसको क्या बोलूंगी, आप खुद से खरीद के लाओ। जिनका घर से या तो स्टेशनरी बहुत दूर है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं वो 4 नोटबुक दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, यहाँ तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया। इसको बताने का पर्पज ये था कि अगर 6 ही स्टूडेंट थे और 6 ही नोटबुक होती तो क्या मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती, क्या नहीं करनी पड़ती। गवर्नमेंट भी डिसीजन मेकिंग क्यों करती है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या उसके पास कम है, लेकिन जो जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने वो वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस। और ये क्यों डिसाइड करना है, बिकॉज कंट्री में जितने लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में प्रोडक्शन नहीं कर सकती, मतलब मैं अपनी कंट्री के सारे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो मुझे उन लोगों को पता करना होता है कि सोसाइटी में किन लोगों को किस टाइप की चीजों की ज्यादा जरूरत है। जैसे 2 टाइप के गुड्स लेती हूँ मैं, एक हो गया कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स किसके काम आएंगे, बिजनेस पर्सन के, ठीक है? क्योंकि किसी को भी इंडस्ट्री लगानी है तो उसे कैपिटल गुड्स का यूज करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, बड़े बड़े प्लांट हो गए। दूसरा आते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का यूज कौन करेंगे, हाउस होल्ड, ठीक है? तो एज ए गवर्नमेंट मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है
मैं उसको कैपिटल गुड्स बनाने के लिए यूज करूं या कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए यूज करूं। अगर मेरे पास सारे ही रिसोर्सेज होते तो मैं सारे ये वाले बना लेती, सारे ये वाले बना लेती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को क्या डिसाइड करना पड़ता है, पहला तो मुझे क्या बनाना चाहिए। डिसाइड किससे करेगी, मेरे जो भी चीज बनाने से सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए, जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीजन ले लूंगी। क्योंकि गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग करना नहीं होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। दूसरा क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे कैपिटल गुड्स बनाने हैं या कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब बनाना कैसे। अब कैसे बनाना है तो आपको पता है ये प्रोडक्शन की कितनी टेक्निक्स होती है, कौन कौन सी, लेबर इंटेंसिव और दूसरी क्या हो गई कैपिटल इंटेंसिव। लेबर का मतलब, लेबर इंटेंसिव मतलब मैनुअल काम ज्यादा होगा और मशीनरी से काम कम होगा। कैपिटल का मतलब मशीनरी से काम ज्यादा होगा, लेबर का काम कम होगा। यहां पे क्या होता है, दोनों में टाइम और कॉस्ट का फर्क है। यहां पे हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा लग रहा हो लेकिन कॉस्ट हो सकता है कम लगे। बट कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, टाइम तो लगेगा कम लेकिन कॉस्ट क्या होगी ज्यादा, क्योंकि मशीनरी के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है किस कंट्री के पास कौन से रिसोर्सेज ज्यादा है। इंडिया के पास लेबर ज्यादा है, कैपिटल मतलब पैसा भी थोड़ा कम है और मशीनरी भी हमारे पास कम है, तो हो सकता है हमारी कंट्री इस चीज पे फोकस करे। यूएसए के साथ उल्टा है, अमेरिका के साथ कैपिटल ज्यादा है लेकिन वहां पे लेबर कम है, तो वो हो सकता है इस टेक्निक का यूज करे। जिस कंट्री के पास जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो वैसे काम कर लेगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस भी किस पे डिपेंड करेगा, पूरी कंट्री के रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। जिसके पास जो रिसोर्सेज ज्यादा वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर लेगी। तभी तो आपको आपको पढ़ना है ना। जैसे आप लोग जैसे जैसे अभी है ना, सीए का भी बहुत, सीए जो काम करते हैं जैसे रिटर्न फाइलिंग है, आपको पता हो रिटर्न फाइलिंग तो आजकल बहुत इजी कर दिया है। हाँ ये तो है ही कि जितनी ज्यादा मशीनरी आती है उतनी ज्यादा लेबर पे इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन एक बार बताइए, जब कंप्यूटर आने वाला था, पहले आपको बताइए जो अकाउंटेंट होते थे, जो कैलकुलेशन वाले काम थे, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, वो लोग काम करते थे। जैसे ही कंप्यूटर आया उन सबकी जॉब चली गई। तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा क्या इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया कंप्यूटर के आने से? कुछ नहीं होता है। जितने लोग वहां से कम होते हैं उतने ही ज्यादा एआई को यूज करने वाले बढ़ जाते हैं। तो फर्क कहाँ पे आता है, आपको खुद को अपडेट करना है, जॉब किसी की नहीं जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी आने का लोग सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये बोलते हैं कि जॉब्स कम हो जाएगी, जॉब्स कम नहीं होगी, आपको खुद की स्किल एनहांसमेंट करनी पड़ेगी। बात तो वहां पे आती है, जैसे जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, जैसे घर बनाना है, अभी किसी को ईंट रखनी है, वहां पे एआई कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वहां पे तो वो घर बनाने का काम चलेगा। दूसरा हो गया जैसे कि जो कैलकुलेशन वाला काम हो गया या कंपनी में कॉस्टिंग निकाले वाला काम हो, हाँ हाँ वो वाली काफी अच्छी थी, वो एआई का सबसे बढ़िया। हाँ वैसे हो सकता है, गुड। ये उन्होंने हाँ मैंने भी देखी थी वो रील, जिसमें ना वो एक रोबोट जो है, वही वाली बात कर रहे हो ना, जो काट रहा है, तो उससे काम हो सकता है। अब देखिए जैसे ही उसको कंट्रोल करने वाला कोई तो चाहिए ना, तो थोड़ी बात जॉब्स तो कम होगी, लेकिन आपको अपनी जॉब को एनहांस करने के लिए कोई दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए जॉब किसी की लॉस नहीं होती। इसलिए जब कंप्यूटर आने वाला था राजीव गांधी जी के टाइम पे, राजीव गांधी जी लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी, तो बीजेपी वालों ने बहुत अपोज किया था कि कंप्यूटर आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप सारे आज सारे बीजेपी वाले कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्केटिंग किसके थ्रू करते हैं, नेट और कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। इसलिए जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपोज किया जाता है। लेकिन ये सही बात है कि उसके जितने फायदे होते हैं ना, थोड़े बहुत नुकसान होते ही होते हैं, हर कंट्री को बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम उस पर नहीं जा रहे। आप तो ये ध्यान रखो, आपकी लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी, किस पे डिपेंड करेगा, कंट्री कंट्री के पास रिसोर्सेज कौन से। ये ज्यादा है तो ये वाली यूज कर लो, ये ज्यादा है तो ये वाली यूज कर लो। तो ये तो हमारी थी सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड क्या होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम मतलब कौन से लोगों के लिए करना है। ठीक है, सोसाइटी बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड होती है, हम दो ही मान के चलते हैं। चलो अपन अपन तीन मान लेते हैं, अपन मिडिल क्लास भी ले लेते हैं। ये तो हो गए रिच
हम लोग भी तो आएंगे ना, हम लोग कहाँ हैं यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, मैं इसी में हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ, ठीक है। रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है कि मुझे जो गुड्स बनाने हैं, सर्विसेज बनाने हैं, कौन सी क्लास की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। रिच के लिए बना रहे हैं, मिडिल के लिए बना रहे हैं, पुअर के लिए बना रहे हैं। जो बढ़िया कंट्री होगी वो यहाँ पे नहीं बनाएगी, यहाँ दोनों की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेगी। रिच लोग फिर कहाँ चल गए? बिजनेस पर्सन लोग हो गए, बिजनेस करेंगे तो वहां पे उनकी मशीनरी के लिए खर्चा जरूर गवर्नमेंट उठा सकती है। बस आपको ध्यान के रखना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमें जो गुड्स बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कौन से सेक्शन की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए। रिच हो सकते हैं, मिडिल हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो 3 टाइप की मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, किस लिए अराइज हुई है? बिकॉज रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज पूरे होते तो प्रॉब्लम से अराइज नहीं होती। तो आपको तीनों WH वाली प्रॉब्लम ध्यान रखनी है। कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, अच्छा इसमें तो WH आता ही नहीं है, WH हटाओ, ठीक है। तीनों प्रॉब्लम ध्यान रखनी है, व्हाट, हाउ, फॉर होम, ये तो हो गए 3 प्रॉब्लम। अब हमने पढ़ा था 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, इससे आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, अभी पेपर देखा था मैंने, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, हाँ ये पहले लिखा हुआ है क्या कभी हमने? अच्छा ठीक है, तो सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ। कौन कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, मिक्स्ड होती है। तीनों में डिफरेंस कहाँ होता है? किस? डिफरेंस ये होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल किसकी ओनरशिप में है। कैपिटल में किसके पास होती है? प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट पर्सन या रिच पर्सन। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट, इसको हम पब्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट से ही है। मिक्स्ड में बोथ, ठीक है, प्राइवेट प्लस ये पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट। अब चलो अब चैप्टर पढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया पहली प्रॉब्लम आती है रिसोर्स अलोकेशन की। द साइज एंड स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमिक्स। मार्केट इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? कौन सी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। और मार्केट इकोनॉमी भी क्या बोलती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, तो मार्केट इकोनॉमी होती है। हैव ग्रोन मच लार्जर ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब एक डिकेड्स में 10 साल होते हैं, दशक को क्या बोलते हैं? डिकेड्स। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस स्टेज इज टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। What government do or do not do will obviously have an important impact on the economic performance of the economic and quality of life of its citizen. तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सारी जनरल सी बातें आपको पता ही है। Government at various level involved in several operations for running the state. For example, the government raise money from various sources. तो कहाँ से लेती है? लोन ले सकती है किसी दूसरी कंट्री से, हमसे टैक्सेशन के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकती है, या जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती है PSUs, उसका प्रॉफिट किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट के पास वेरियस सोर्सेज है जहां से वो पैसा कलेक्ट कर सकती है। और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है? incurs expenditure, consume goods and service, borrow money, employ people and provide key institutions such as property rights. की इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे पार्लियामेंट है अपना, वो क्या है? की इंस्टीट्यूशन है। की इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है हर कंट्री में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी कुछ राइट देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है हम सबको कंट्रोल करके चले, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, संविधान के अंदर है क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आपके सिलेबस में? नहीं है, ठीक। ठीक है, अब सुन लो, आपको कभी तो पढ़ा होगा ना, 12th तक आता है संविधान वाला पार्ट। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 है ना? 6 ही है ना पक्का? मैं खुद ही भूल गई, 6। जैसे आर्टिकल 14 to 35, ठीक है, 14 से लेकर 32 है या 35, 14 35 तक कितने टोटल? 6 राइट मिलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? 14 तो आता है राइट टू, नहीं, राइट टू इक्वलिटी। 15 आता है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में सारी आ जाती है, स्पीच की, कहीं पे रहने की, कहीं पे बोलने की। 14 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। एक आता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, राइट टू एजुकेशन भी आता है, ठीक है। और एक आता है इसके अंदर, देखो मैं फंडामेंटल राइट भूल गई, मुझे खुद को याद नहीं आ रहे, ठीक है। 6 राइट होते हैं टोटल, मैं वापस रिवाइज करूंगी।
14 से 15 तो होता है राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18, 19 से 22 होता है राइट टू फ्रीडम, 23 और 24 होता है, हाँ 23 और 24 होता है आपका कल्चरल राइट्स मिले हुए, मतलब किसी भी पर्सन को कोई सा भी रिलीजन फॉलो करने का या कल्चरल राइट फॉलो करने का राइट है। 25 से 28 होते हैं, नहीं 25 से 28 होते हैं, एक तो कल्चरल का होता है एक माइनॉरिटीज वाला, मतलब ये दोनों मिला के किससे होते हैं, कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड ही होते हैं, और इसके अलावा एक दो राइट और होते हैं। तो की प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशन बनाती है जो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, उसको हटा दिया है। आपको इकोनॉमिक्स में पास होना है या आपको हिस्ट्री जाननी है? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, आपको पता है लैंड लैंड रिफॉर्म्स आए थे, पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में? ठीक है, शायद 1969 या 70 के आसपास आए थे 19 लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, दो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, एक तो हर पर्सन की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट रिसाइड्स करना, मतलब एक पर्सन इससे ज्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकता। दूसरा आया था अगर किसी पर्सन की अलग अलग प्लेस पे लैंड है, जैसे एक नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, तो वहां पे ठीक से खेती नहीं हो पाती थी, तो क्या किया गया, उसको मिला के एक जगह कर दिया, इसको बोला गया था लैंड रिफॉर्म। राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए हटाया गया था, अगर राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहता तो गवर्नमेंट कभी भी वाली रिफॉर्म ला ही ना पाती। उस टाइम भी हुआ था, जैसे गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म लेके आई थी ना, तो मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, राइट टू, जैसे मेरा बहुत जगह लैंड है बहुत सारी, और गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट डिसाइड रखी उससे ज्यादा मेरी है, तो मेरे जैसे लोगों ने, जैसे मैं तो थी नहीं, मैं बता रही हूँ है ना, जिनके पास लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी थी उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस कर दिए कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर कर सकती है। तो अब गवर्नमेंट क्या हो गई, वो धर्म संकट में फंस गई, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और हम जो लॉ लेके आए वो तो इसके अगेंस्ट में लेके आए। तो अब क्या किया, उसका तरीका क्या है कि उस राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन में से ही हटा दो, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स तो हमें रखना ही है, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट आई थी उसका मोटिव क्या था, सबसे ज्यादा सोसाइटी का वेलफेयर करना, और उस समय जमींदार कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो उनसे जमीन वापस लेनी थी, तो जमीन वापस लेने का तरीका क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मिला हुआ था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया। अब उसको क्या कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहा, उसको बोलते स्टेचुटरी राइट बना दिया। मतलब अब किसी पर्सन की जब लैंड लेंगे ना तो केस नहीं कर सकता, कोर्ट खुद बोलता है कि गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगी, उसके बदले में आप क्या ले सकती है, जमीन ले सकती है। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन भी बनता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं, क्या है, स्टेचुटरी राइट है, संवैधानिक अधिकार न होकर सिर्फ कानूनी। हाँ अगर बिल्कुल, जैसे अगर राइट टू प्रॉपर्टी होता ना तो हाईवे बनने में बहुत दिक्कत आती, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो सामने वाला केस कर देता, लेकिन अब क्या स्टेचुटरी राइट है तो उसको कंपनसेशन देके उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। तो गवर्नमेंट का एक काम क्या होता है, की इंस्टीट्यूशंस भी बनाना। द गवर्नमेंट आल्सो एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर रूल्स एंड रेगुलेशन पुट्स इन द प्लेस पॉलिसी कंसर्निंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल वी हैव एक्सपीरियंस आवर डे टू डे लाइफ दे दो गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल इम्पोज मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मेनी रूल्स और रेगुलेशन कैसे बनाती है, हमारी पार्लियामेंट बहुत सारे लॉ बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, या अभी सीआरपीसी आईपीसी जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था या सिविल प्रोसीजर कोड था, सॉरी इंडियन पिनल कोड था और सिविल प्रोसीजर कोड था, उसको चेंज करके अब क्या बना दिया, भारतीय न्याय संहिता, सुना होगा आपने ना, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका रूल्स और रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी कंट्री को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, वो कैसे बनते हैं, हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाती है। इन द इकोनॉमी सम मैटर स्टिल गो अनरेगुलेटेड, अब भी कुछ मैटर है जो अनरेगुलेटेड बहुत सारे हैं, जैसे अनरेगुलेटेड, एक दो फटाफट एग्जांपल बता दो, अब भी मैटर है ऐसे जो हमारी कंट्री में जिनको रेगुलेट करने की जरूरत है। रेगुलेट मतलब अभी वो लॉ के दायरे में नहीं आते, हाँ उनके लिए बना हुआ है एनडीपीएस एक्ट, आपने सुना होगा। तो एनडीपीएस मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी पर्सन ऐसी चीज का कंजम्पशन नहीं कर सकता जिसमें चीजें दे रखी है, जैसे ड्रग्स होते हैं, गांजा होता है या और भी चीजें होती है। फिर भी ये मिलता है यहीं आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगा बाहर जाके, ठीक है।
ठीक है। तो अनरेगुलेटेड, जैसे अनरेगुलेटेड में ये मान सकते हो जैसे कि आज भी आप बाहर देखना, अगर किसी पर्सन को कहीं से लोन नहीं मिल रहा है बैंक से, तो किसी दूसरे बाहर के पर्सन से लोन लेगा। अब समझ लीजिए बैंक आपको 8% या 6% पे लोन देता, तो सामने वाला आपसे 15% 20% भी ले रहा है और आप दे भी रहे हो उसको वो पैसा, लोन लेके उतना इंटरेस्ट दे भी रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनरेगुलेटेड सेक्टर। Similarly, most of the goods and services that we consume are provided to us by the private producer, but there is broad agreement that certain goods and services should be provided exclusively by the government for a variety of reasons. तो क्या बोला गया? अब भी देखिए कितनी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, उसमें से गवर्नमेंट से खरीदते हैं और कितनी कहाँ से खरीदते हैं? प्राइवेट सेक्टर से। बताइए, ज्यादातर हम कहाँ से खरीदते हैं? प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं। क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज है जो हम गवर्नमेंट सेक्टर से खरीदते हैं? नहीं है। ठीक है, बहुत मिलेगी नहीं आपको, रेयर एग्जाम्पल, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अब तो, और जो करंट गवर्नमेंट है वो तो क्या बोलती है कि हमारा काम देश को चलाना है, ना कि बिजनेस करना। इसलिए सबसे ज्यादा तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कौन से पीरियड में हुआ है? अब जो हुआ है 2014 के बाद। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है? हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उसको भी किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो बहुत रेयर गुड्स बचते हैं जो हम गवर्नमेंट से खरीदते हैं। अभी तो आपको एक भी याद नहीं आ रहा होगा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, कितने बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में? मजबूरी में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन जाता है? मजबूरी में जाता है। ठीक है, शौक से कोई वहां पे नहीं जाता। ये तो अलग एस्पेक्ट है, बस यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी कुछ कुछ सर्विसेज देती है और प्राइवेट सेक्टर भी कुछ सर्विसेज देता है। फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन वी बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड अकम्प्लिश सम एक्टिविटीज एंड शुड नॉट डू अदर्स। यहाँ से ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं बना अभी तक, सिर्फ समझने के लिए था। अब देखिए ये समझ इसलिए जरूरी है कि इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है पर इस लाइन से नहीं बनेगा, लेकिन आपको क्लास में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि इस चीज के पीछे ये स्टोरी है, इस चीज के पीछे ऐसे सोचते हैं, तो आप उसका आंसर क्लियरली लिख पाओगे। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, ऐसा आ सकता है कि यूएसए, वैसे आएगा नहीं, वैसे फिर भी कोई बाई चांस क्वेश्चन बन जाए, एक कंट्री यूएसए है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो बताइए वो अपने प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करना पसंद करेगी? कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, बोथ या नन ऑफ द अबव? तो आपको सोचना है, तो आपको ये सोचना आना चाहिए कि किस कंट्री के पास पैसा है तो कैपिटल इंटेंसिव का ज्यादा यूज करेगी, जिसके पास पैसा कम है, लेबर ज्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी। एज वी नो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती है, कौन कौन सी? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब व्यष्टि, मैक्रो मतलब समष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सिंगल यूनिट की बात करेगी, मैक्रो मतलब एग्रीगेट की बात करेगी। पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर किसके अंदर आएगा? माइक्रो मैक्रो? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एज वी नो मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को एक मानते हैं। देयर आर 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, तो यहाँ से अंडरलाइन करो, किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 गोल होते हैं नेशन के। कौन कौन से? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले सारे अंडरलाइन कर लेते हैं। सेकंड है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड है द थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक गोल इज स्टेबल प्राइस लेवल। 3 हो गए। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट के 3 रोल होते हैं, 3 मोटिव होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और प्राइस को स्टेबल रखना। इफ द रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल आ गया, देखिए दो होते हैं जीडीपी, रियल और नॉमिनल। रियल मतलब एक्चुअल प्राइस, नॉमिनल मतलब वो प्राइस जिसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी इंक्लूड है। प्रोडक्ट ग्रो एट अ फास्टर रेट देन द पॉपुलेशन, देन पीपल कैन एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। किसी भी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है तो हम ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में जीडीपी इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तब भी इंक्रीज हो सकती है जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो क्या हुआ है? कम हुआ है, और सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुई है। लेकिन रियल जीडीपी में एक्चुअल में पता लगता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए किसी भी कंट्री को एक्चुअल में अपनी ग्रोथ का पता लगाना है तो कौन सी जीडीपी देखनी पड़ेगी? रियल जीडीपी। कि नॉमिनल में प्रोडक्शन का लेवल पता नहीं चलता है, सिर्फ ये पता लगता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में मेरी गुड्स और सर्विस की प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है। लेकिन हमें जीडीपी पता लगाना है तो हमें किसका पता लगाना पड़ता है? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, प्राइस मैटर नहीं करती। कैन एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, द सेकंड गोल इज हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर कंट्री गवर्नमेंट किस लिए काम करेगी? हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो क्या उनकी लोएस्ट होनी चाहिए। जो केनियन अप्रोच था वहां पे हमने क्या देखा था? इक्विलिब्रियम लेवल। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मिलता है क्या?
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बिलो वाले पे ही मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हर कंट्री में, हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब तो मिल सकती है लेकिन वो अपनी चॉइस से काम नहीं कर सकते, या तो कुछ दूसरी जगह काम करना चाहते होंगे, या वो जो उनको मिली उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो जो भी कंट्री में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, उनका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है। इसलिए नेशनल इनकम में इक्विलिब्रियम पॉइंट जरूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्चुअल में मिथ है, एक्चुअल हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्या हमें नेशनल इनकम का कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा? मिल सकता है, बिलो पे भी मिल जाएगा। द सेकंड गोल इज हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच विल एंश्योर हायर इनकम एंड हायर आउटपुट। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास रोजगार होगा उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, और जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतनी वो डिमांड ज्यादा करेंगे। और इकोनॉमी काम ही कम करती है जब डिमांड होती है। कोई भी सप्लायर सेलर खुद से गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा, नहीं सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मार्केट में कंज्यूमर डिमांड करेंगे तो गुड्स का प्रोडक्शन होगा, मार्केट में लोग चाहेंगे तो सर्विसेज भी दी जाएगी। तो पैसा होगा तभी सारे काम होंगे, और पैसा कहाँ से आता है? जब एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, हायर आउटपुट और हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट हार्म्स नॉट ओनली द अनएम्प्लॉयड बट द सोसाइटी एज ए होल। बिकॉज तो क्या बोले, एम्प्लॉयमेंट से सोसाइटी को नुकसान होता है। देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस। आउटपुट का लॉस कैसे हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट पे। वेरी गुड। अगर लोग डिमांड ही नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब पैसे नहीं है, जब पैसे नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, और जब डिमांड नहीं करेंगे तो सामने वाला प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लॉस ऑफ आउटपुट दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस। द थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स स्टेबल प्राइस लेवल। स्टेबल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? प्राइस को कंट्रोल में रखना। इसलिए तो कल हमने जब इन्फ्लेशन टारगेट पढ़ा था, अभी जैसे मैंने कल एक न्यूज पढ़ी, उसमें जो मैं आपको दिखाती हूँ उसी का था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने टारगेट रख रखा है, कितना है? कल ही तो पढ़ा था, टारगेट रेट कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम? इन्फ्लेशन टारगेट रेट, ये सही नहीं दे रखा। व्हाट इज द इन्फ्लेशन, आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट रेट? देखिए क्या दे रखा है, 4% में +2 और -2। तो 4 में -2 करा तो 2%, ये मिनिमम होगी। 4 में +2 करा तो 6% हो गई। इसकी कल की एक, देखो ये वाली नहीं, ये तो इसका दे रखा है। जैसे कल एक न्यूज आई थी कि जो आरबीआई का शायद 5.21 था या 6.21 हो चुकी थी, शायद 6.21 होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आरबीआई ने जो टारगेट रखा है ना 6%, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गई। और इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने का मैंने एक तरीका बताया था कल, क्या बताया था, कैसे पता लगाते? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है? और सीपीआई को ही क्यों टारगेट करते हैं हम? बताओ बताओ, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कल मैंने क्या, कंज्यूमर का? वेरी गुड। क्योंकि देखिए इकोनॉमी में दो लोग होते हैं समान, कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड और बिजनेस होता है। ठीक है, दो इंडेक्स होते हैं आपके, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं? देखो, रिटेल इन्फ्लेशन हिट हाई, क्योंकि इन्फ्लेशन का पता ही कैसे लगाते हैं? सीपीआई अगर इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। मैंने इसका एग्जाम 6.21 है, लिखा हुआ है क्या? हाँ ये रहा, देखो ये कल या परसों की न्यूज है। 6.21 हो गया, और एक्चुअल में टारगेट कितना है हमारा? 6%। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आरबीआई ने जो टारगेट डिसाइड रख रखा है उससे ज्यादा होता है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फ्रेमवर्क रिपोर्ट आती है उसमें उसको रीजन बताना पड़ता है आरबीआई को कि हमारे टारगेट से ज्यादा इन्फ्लेशन कैसे हो गया। ठीक है, तो 6.21 मतलब हमने जो लिमिट बना रखी 2 to 6 उससे भी ज्यादा हो गया। सीपीआई के अंदर क्या होता है, देखो कंज्यूमर, जब भी आप इन्फ्लेशन की बात देखोगे वहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्फ्लेशन का पता लगाने के लिए जो सबसे मेन इंडिकेटर है वो कौन सा है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं? बहुत जो कंज्यूमर जनरली गुड्स कंज्यूम करते हैं उनका एक बास्केट बना हुआ है। तो सीपीआई के मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें क्या आएगा, गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा, ईडेबल ऑयल आ जाएगा,
हाँ वेजिटेबल्स भी देख लेते। CPI गुड्स इसी में देखो। एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है इसको छोड़ो, मैं तो आपको बता दिया ना। आप जो जो चीजें रोज कंज्यूम करते हो ना सारी CPI में आती है। हो सकता है जैसे गेहूं बहुत महंगे हो गए, लेकिन चावल दाल तेल ऑयल जो ईडेबल हो गया सारे सामान के प्राइस लो हो गए, तो क्या मैं इसको इन्फ्लेशन बोलूं क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक चीज के प्राइस इंक्रीज होने से मेरे CPI पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। CPI बास्केट में जो मेजोरिटी ऑफ चीजें हैं सभी के प्राइस इंक्रीज होने चाहिए, तभी क्या बोलेंगे उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। हम्म हाँ CPI में मिल्क भी इंक्लूड है। ठीक है मिल्क तुम्हारी बेसिक नीड है। थर्ड क्या था? प्राइस लेवल को स्टेबल करना, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। इन्फ्लेशन रिड्यूस रियल इनकम एंड परचेजिंग पावर ऑफ सम पीपल। आप सब एग्री हो इस बात से? देखिए आपके एग्जाम हो गए आने वाले, वरना मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने में इतना मजा आता ना, मैं हर वर्ड का मतलब बताऊं। हाँ क्योंकि ये अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, अपन को पता होना चाहिए। अब जैसे मैं इस लाइन को स्किप करना चाहती हूँ पर मेरा मन नहीं हो रहा। अच्छा मतलब तब मजा नहीं आता था, ऐसे बोल रहे हो? क्या बोला इन्होंने? हाँ इकोनॉमिक्स में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशन रिड्यूस रियल इनकम, मतलब जब कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी इनकम कम हो जाती है। समझ रहे हो इस बात को? बिल्कुल। जैसे कल मैं 1 kg एप्पल खरीद के लाई, मुझे समझ लीजिए कितने रुपए मिल गई, 80 रुपए में मिल गई होगी। और आज मैं 1 kg एप्पल खरीद जाऊंगी, 100 रुपए में मिल रही है। तो मेरी रियल इनकम 20 रुपए से कम हो गई है। कैसे कम हुई है? कल जिस क्वांटिटी को खरीदने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़ रहे थे, आज सेम उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मतलब मेरी रियल इनकम कम हुई है, और रियल इनकम कम हुई तो परचेजिंग पावर भी क्या हुई है मेरी? कम हुई है। इसलिए इन्फ्लेशन से रियल इनकम कम हो जाती है, डिफ्लेशन या रिसेशन से रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। एंड डिसप्रपोर्शनली अफेक्ट लोअर इनकम फैमिलीज। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? जिनकी इनकम कम होती है। ऑन द काउंटर डिफ्लेशन सिग्नल से डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिफ्लेशन सिग्नल से डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब क्या हुआ? जब डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? चीजों के प्राइस बहुत कम हो चुके हैं। और बहुत कम क्यों हुए? लोगों के पास पैसा नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं है, चीजों के प्राइस कम हो चुके हैं, तो लोग डिमांड नहीं कर रहे। और डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन क्या हो चुका है? बहुत कम हो चुका है। प्रोडक्शन को ही क्या बोला जाए? प्रोडक्शन कम होने को डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच में कोज रेसेशन। तो आपको पता होना चाहिए रेसेशन और डिफ्लेशन एक ही होता है। ठीक है पता है ना? रेसेशन और डिफ्लेशन आर द सेम थिंग। और इवन डिप्रेशन एंड लार्ज। तो रेसेशन डिफ्लेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ पढ़ा था हमने? बिजनेस साइकिल में। ठीक है जब रेसेशन और डिफ्लेशन की बहुत सीवियर फॉर्म हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। एंड और ये सब होते ही क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाई लेवल पे होता है। बाय एंश्योरिंग स्टेबल प्राइस एंड इकोनॉमी कैन अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एंड अचीव हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या बोला गया है? हमें जो टारगेट करना है, जैसे इसको क्या बोले, अगर मैं RBI की जो टारगेट इन्फ्लेशन उसमें रखूँ, यहाँ पे कितना था? 2%, यहाँ पे 6%। ठीक है डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस का कम होना। तो ये कम भी कहाँ तक होनी चाहिए? 2% तक। ज्यादा भी कहाँ तक होनी चाहिए? 6% तक। अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो इकोनॉमी में क्या होगा? हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। हैव ए ग्रेट डे आप सब।